अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स पेज के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान केप टाउन में तीसरे दिन का खेल जारी है। जनूबी अफ्रीका ने अपने पहले सेशन में 615 रन बनाए और पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी इनिंग के आगाज से काफी नर्वस भी नजर आए, जो उनकी बैटिंग में भी नजर आ रहा था। सिवाय बाबर आजम के, जिन्होंने 58 रन की इनिंग्स खेली और उनका साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने, जो सिर्फ 40 रन बना के आउट हुए। और लंच ब्रेक से पहले पाकिस्तान 155 पर 6 विकेटें गंवा चुका था। जनूबी अफ्रीका ने अपने 5 बॉलर्स इस मैच में आजमाए हैं, जिनमें रबाडा भी शामिल है। रबाडा ने 3 विकेटें हासिल की और उनका साथ दिया मार्को जेंसन ने, जिन्होंने अभी तक 1 विकेट हासिल की और बाकी बॉलर्स ने किसी ने 1 और किसी ने 2 विकेटें हासिल की। और अब सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम जिस तरह अपनी फॉर्म को कायम रखे हुए है, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को इस मैच को बचाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। और क्रिकेट के हवाले से तज्जिए और तबसरों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ खान साहब, आपके वक्त शुक्रिया। इस मैच के हवाले से तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साइम अयूब की, जो पाकिस्तान का एसेट है। एक तो हम उनके लिए दुआगो हैं, दूसरा उनका लंदन में इलाज होगा और ये कहा जा रहा है कि 6 हफ्तों का इलाज उनका वहां पर होगा। सवाल अहम यहाँ पर यह है, 6 हफ्तों के बाद जब उनका प्लस्तर उतरेगा तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे? अगर नहीं होते तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? देखिए, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो चले अनलकी रहे कि वो इंजर्ड हो गए इस मैच से पहले, इस मैच के दौरान ही, और उनको एक बहुत कम होता, बड़ा रेयर होता कि आपके जो एंकल है उसमें इस तरह का फ्रैक्चर हो जाए। मगर अब जब एक चीज़ हो चुकी है तो मेरा ख्याल है कि 6 या 7 वीक उसका एक रियल टाइम होता है और किसी भी स्पोर्ट्समैन को जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, इंजरी आपको होगी। आपको पता है कि जो आपका फ्रैक्चर है वो हील होगा, उसका एक टाइम है 7 वीक का। जब किसी भी हड्डी के जोड़ने का ये एक राइट टाइम होता है, तो उसके बाद फिर आपका ये प्लस्तर है वो उसको उतारते हैं और फिर रिहेबिलिटेशन में वापस डालते हैं, फिर उस पर वेट डालते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाते हैं और फिर उसको इस काबिल करते हैं कि बंदा ग्राउंड में जाकर खेलने के काबिल होता है। इससे पहले देखिए, मैंने आज चेयरमैन साहब का बयान सुना कि हम उसको चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार करेंगे, हम उसको लंदन भेजेंगे, साथ में उनके वो हेल्पर के तौर पे। यहाँ पर एक सवाल, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ कि उन्हें एक तो हेल्पर के लिए अजहर महमूद साहब उनके साथ जा रहे हैं, तो वो क्या असिस्टेंट कोच हैं, हेल्पर हैं, वो क्यों, मतलब किस उसमें जा रहे हैं? अच्छा, सेकंड ये, क्या पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है? मतलब यहाँ जो भी कोई बीमार होता है वो फौरन भाग के लंदन चला जाता है। देखिए, बेसिकली होना तो यहाँ पे चाहिए कि आपका जो इलाज है वो यहाँ पे ही होना चाहिए, और जो पाकिस्तान का मेडिकल पैनल है वो इतने कॉम्पिटेंट लोगों पे मुश्तमिल होना चाहिए कि वो सही तौर पे आपका इलाज भी कर सकें, आपको गाइडलाइन भी दे सकें, और फिर जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस किसी भी स्पोर्ट्समैन का, उसको उसमें से प्रॉपरली गुजार सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक कल्चर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्पार्शी कल्चर है। हम जो पीछे हम किसी की कोई पोलिटिकल बेस होती है, किसी की कोई बेस होती है, उस पे हम डॉक्टर्स को भी अपॉइंट करते रहे, कोचेस को भी अपॉइंट करते रहे और मैनेजमेंट को भी अपॉइंट करते रहे। हमारे कोई इतने कोई आप कॉम्पिटेंट लोग हैं नहीं कि जो हमारे किसी स्पोर्ट्समैन को सही तरीके से ट्रेन कर सकें, उसको इंजरी प्रिवेंशन का तरीका पहले बता सकें या उसको इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकें, या अगर कोई इंजर्ड हो जाता तो फिर उसको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करके उसको वापस ला सकें। इसी वजह से हमारे इससे पहले 2 फास्ट बॉलर सफ़र किए हैं। इसका शाहीन अफरीदी का लिगामेंट इंजर्ड हुआ, उसके बाद वो अपनी प्रीमियर पेस वापस नहीं ले सके। नसीम शाह का केस है, उसका रोटेटर कफ इंजरी हुई है, उसके बाद अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी पेस 148 तक थी। बाकी दुनिया में भी इसी तरह होता है, जो बाकी क्रिकेटर्स हैं उन्हें इंजरी होती है, तो क्या उनकी भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल लोग रखे होते हैं। उन किसी भी जगह पे इतने सिफारशी आपको नहीं मिलेंगे जितने आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसकी जो बुमराह है, इंडिया के मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर, अभी उन्होंने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 उन्होंने विकेटें ली हैं, तो उनको 3 दफ़ा फ्रैक्चर हुआ। जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इतना ज़्यादा सीरियस इंजरीज नहीं हुई हैं, मगर बुमराह को, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपकी सारी बॉलिंग बेस करती है आपकी बैकबोन पे। अच्छा। और उनकी बैकबोन 3 दफ़ा फ्रैक्चर हुई है, 3 दफ़ा उनको वापस रिहेबिलिटेट करके वापस लाया गया, और अब वो इंडिया के नंबर, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरी वर्ल्ड के तीनों फॉर्मेट के वो नंबर 1 बॉलर हैं। हमारे बेचारे एक छोटी छोटी इंजरी होती है, लिगामेंट की हुई है, किसी के रोटेटर कफ की हुई है, किसी की एंकल की हुई है, ना वो दोबारा रिहेबिलिटेशन उसकी प्रॉपर हुई है, ना वो दोबारा प्रॉपरली फिट होके ना वो पेस गेन कर सके। हम ये कह सकते हैं कि लंदन के डॉक्टर अच्छे नहीं है।
देखिए इन्होंने लंदन भी भेजे हैं। देखिए असल चीज ये नहीं होती, असल चीज ये होती है कि आपने किस माइंडसेट के लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। वो तो इलाज करके देंगे आपका। जो साइम अयूब को आप लंदन भेज रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे भी डॉक्टर ने प्लास्टर करना, वहां पे भी करता है। अच्छा। रिहेबिलिटेशन असल चीज ये है कि उसको जब आप फिटनेस वापस ले सकते हैं, उसमें आपका जो पूरा टाइम आपको है उस टाइम को वो पूरा करते या नहीं करते। शाहीन अफरीदी का भी टाइम इन्होंने पूरा नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप में पहले ले आए, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उसका अभी वे में था। नसीम शाह को भी जल्दी इन्होंने किया, तो दोनों अब अपनी पेस गेन करने में नाकाम रहे हैं। अब मैं चेयरमैन साहब का बयान सुन रहा हूं कि हम इसको चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट करना चाहते हैं। भाई अगर उसको उसका जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया, एक फ्रैक्चर किसी तो और भी 7 वीक से पहले हील अप नहीं होगा। 7 वीक उसको हील अप के लिए चाहेंगे लगेंगे, उसके बाद जब प्लास्टर आप उतारेंगे उसका, फिर उसको दोबारा स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वापस उसको आप गेम में उसको जो उसका होगा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, फिर उसको ग्राउंड में वापस लाएंगे और उसको स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग के जरिए पावरफुल करेंगे और फिर ग्राउंड में लाएंगे। अगर इसको भी जल्दी वापस लाया गया तो इसका भी असर ये उसी तरह करेंगे जो आप इससे पहले नसीम और शाहीन को हो चुका है। सही। अच्छा, आज आपने बैटिंग देखी, हम सब ने देखी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बॉलर्स और कप्तान को तो छोड़ दें, उन्होंने गलतियां की, मौके गवा दिए, जो कुछ भी हुआ, अब सारी जिम्मेदारी बैटर्स पे थी और बैटर्स की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। 194 ऑल आउट, अब फॉलो ऑन जारी है, तो लगता है कुछ हो सकता है? देखिए असल चीज़ पता क्या है कि असल ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, टेस्ट क्रिकेट ना सिर्फ एक जो प्लेयर होते हैं उनकी जो टेक्निक का टेस्ट होता है, उनकी फिटनेस का टेस्ट होता है, उनके स्टेमिना का टेस्ट होता है और उनकी पूरी एबिलिटीज का टेस्ट होता है, क्योंकि 5 दिन में आपकी हर चीज़ चेक हो जाती है। अगर आप एक कंपाउंड और कॉम्पिटेंट प्लेयर हैं तो फिर आप इसमें टाइम गुजार सकते हैं। एक तो हमारे जो प्लेयर्स हैं इसमें फेल हुए, दूसरा ये ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स का टेस्ट होता है बल्कि आपका पूरा जो सिस्टम होता है उसका भी एक रिफ्लेक्शन इसमें नजर आ रहा होता है कि आप किस हद तक सीरियस है, आप किस हद तक सीरियसली सिस्टम को चला रहे हैं, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर क्या है और आपकी सीरियसनेस कितनी है, डेवलपमेंट प्रोसेस आप किस तरीके से कर रहे हैं आप। और इसमें एक ऐसा आईना है जो आपको बिल्कुल आपकी जो शक्ल है वो बिल्कुल क्लियर दुनिया के सामने पोज कर देता है कि आप किस हद तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता, मगर अगले साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो उनका टेस्ट टेंडर स्टेटस था वो कैंसिल कर दिया। इसी तरह श्रीलंकन टीम T20 के फाइनल में पहुंची, मगर उन्होंने नेक्स्ट ईयर उनको उनकी जो स्टेटस था वो भी कैंसिल हो गया। वजह क्या थी कि टेस्ट क्रिकेट में उतना ज्यादा फोकस नहीं थे और वो उसको बाई ग्रांटेड ले रहे थे, जिस तरह हम अभी ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ, उससे पहले भी इसी तरह हुआ और इस साल भी इस तरह हुआ है कि हमारे पहले 3 मैचेस हमने खेले और 3 मैचेस के बाद हमारा यह था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ही बाहर हो चुके होते हैं और उसके बाद फिर फार ग्रांटेड बाकी सीरीज खेल रहे होते हैं दूसरी टीमों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। व्हाइट वॉश एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि देखिए एक पिच पे 615 रन साउथ अफ्रीकन टीम कर रही है और रॉयन रिकल्टन ने 259 रन की इनिंग खेली है। वहां पे आपका जो सीम बॉलर थे उनके लिए सपोर्ट नहीं थी, मगर अब आपके बैट्समैनों ने क्या किया, 194 पे ऑल आउट हो गए वो। यानी कि एक बैटिंग पैराडाइज पिच पे भी आपके जो बैट्समैन है वो 200 रन स्कोर नहीं कर सके। और मेरा ख्याल है कि ये एक शराफत है साउथ अफ्रीकन कैप्टन की कि उन्होंने इनको दोबारा बैटिंग करवाई है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं खुद दोबारा 615 के बाद बैटिंग करता। आज अगर साउथ अफ्रीका का मैं कैप्टन होता, आज पूरा दिन मैं दोबारा बैटिंग करता, इन पे दोबारा 700 रन इनको करके देता और फिर इनको कल परसों एक दिन में आउट करके इनको वापस चलता कर देता। ये मैं मेरा ख्याल कि बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने इनको दोबारा फॉलो ऑन करवा के बैटिंग का मौका दिया कि दोबारा 420 रन कर ले। अच्छा राव साहब, वो जो बाबर आजम है हमारा 266 उसने हाईएस्ट स्कोर किए, वो किधर गया बाबर आजम? आज भी देखें 58, जो हम कल परसों बात कर रहे थे कि बाबर अपनी 50 सिक्योर करता और फिर साइड पे हो जाता है। रिजवान को देखें 46, साइम अयूब नहीं था, कितना नुकसान हुआ? देखिए बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मोस्ट प्रीमियर आपका प्लेयर है साइम अयूब और स्पेशली इसको इसलिए बाबर पे भी तो बड़ा रिलाय करते थे ना, और फिर ये भी कहते थे कि कप्तानी का प्रेशर है, इस वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। अब तो कप्तानी भी नहीं है, अब क्या मसला है? देखिए एक हवा क्रिएट कर देते हैं ना और नए लड़कों को चांस नहीं देते। मैं इसीलिए तो बार बार बात कर रहा हूं कि आपका जो बेंच है जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा आपकी टीम आगे परफॉर्म कर ही नहीं सकती। आपने पिछले 5 साल कुछ प्लेयर्स को प्रमोट किया, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट आपने नहीं किया, आपने जो आपके नेशनल इंटरेस्ट थे उनको आपने सरेंडर किया कुछ प्लेयर्स के सामने। आज उसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके जो 4 बॉलर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है, मगर आप उनको जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं और किसी एक का भी एक्शन परफेक्ट नहीं है जो मुताबिकत रखते हो इन पिचेस के साथ। अब देखिए कि साउथ अफ्रीका ने जो उनके पास बेंच स्ट्रांग था तो उन्होंने अपने जो प्रीमियर जिन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया था, बॉश और पैटरसन, दोनों को उन्होंने साइडलाइन किया और जो नए लड़के खिलाए हैं उन्होंने भी आज परफॉर्म कर दिया इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक तो हमने स्पिनर्स डाले नहीं है, जो स्पिनर्स की पिच थी यहाँ से लेकर ही नहीं गए। हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहे कि वो जी सीम बॉलर्स के लिए साउथ अफ्रीकन की पिचेस आइडियल हैं और वहां पे सीम बॉलर्स खेलेंगे, मगर एंड रिजल्ट
रिजल्ट वहाँ पे क्या निकला कि जब आपके पास हुआ कि आपके पास फ्लैट पिच आई स्पिनर्स के लिए, आपके पास स्पिनर मौजूद नहीं था, आप साजिद खान को यहाँ पर छोड़ के गए और जो स्पिनर वहाँ पे था आपने उसको टीम में शामिल नहीं किया। और जो पार्ट टाइम स्पिनर आपका आगा सलमान, उससे आपने 40 ओवर करवा दिए और उसने 3 विकेटें भी ली हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तो स्ट्रेटजी रॉन्ग है। और फिर जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या करती है, अब वो ये क्या करेंगे, आप टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होंगे, बुरी तरह आ रहेंगे, एक दो यहाँ पे मीडिया पे आके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देंगे मैंने ये कर दिया, जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ गलतियों से सीखा होता। तो देखिए आज तीसरा साल है, पाकिस्तान ना होम टेस्ट सीरीज जीत रहा है ना ये अब्रॉड में जीत रहा है, हम उसी जगह पे खड़े हैं। 2 मैचेस के बाद हम टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाते हैं और आज हमने एक ऐसी पेज जिस पे एक टीम 615 रन कर रही है, उस पर हमसे 200 रन नहीं हो रहे। तो ये हमारी प्रिपरेशन है, हमारी तैयारी भी बहुत बुरी है। खैर इस पर मजीद भी बात करेंगे कि आकिब जावेद और अजहर महमूद साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज जारी है और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ खान साहब। अब्दुल रऊफ साहब, अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने कितने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। जेंसन ने 1, रबाडा ने 3, मुफाका ने 2, महाराज ने 2 और मोल्डर ने 1 को किया। अच्छा, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर यह है कि किसी भी सीरीज में जाने से पहले कुछ वर्किंग होती है। लाइक आप पहले कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन नहीं की तो वहां पर जाके पिच को रीड करें, वो भी नहीं किया तो फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जो होम ग्राउंड पे टीम है उसका कम्बिनेशन देखा जाए। हमने ये तीनों काम नहीं किए, हमने क्यों नहीं किए? आकिब जावेद और अजहर महमूद क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए बेसिकली जब आप एडवर्टाइज करते हैं हेड कोच के लिए किसी की पोजीशन को, तो उसमें एक सर्टन क्वालिफिकेशन होती है। ये जो हमारे दोनों कोचेज हैं सर्टन क्वालिफिकेशन को उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया था मैं इनके अंडर खेला हूँ, इनके साथ भी खेला हूँ और इनकी कोचिंग में ये एक एज ए बॉलिंग कोच इन्होंने अपने काम शुरू किए थे और इनकी एजुकेशन भी उसको थोड़ा सा सूट करती है, क्योंकि मैटर किया इस तरह की इनकी एजुकेशन है। और इन्होंने कोचिंग कोर्सेज वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी में की और एज ए बॉलिंग कोच इन्होंने कैरियर शुरू किया। और क्योंकि इनको कॉम्पिटेंसी नहीं थी, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे चाहे बैट्समैन की कोचिंग करते हैं, बॉलर्स की या बच्चों की, आप में एक सर्टन एजुकेशन होनी चाहिए। आपको एक जो बच्चे की एग्जैक्ट एनाटमी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको मसल्स या हड्डियों की साख्त के बारे में, नेचर के बारे में आपको इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप आगे जाके किसी को गाइड करते हैं। मुझे याद है कि इन्होंने हम सब का एक ही तरह का एक्शन करवा दिया। ये जो आकिब है और वकार यूनुस है, ये एक ही टाइप के दोनों कोचेज हैं, ये इन्होंने सबके जो एक्शन थे वो चेंज करवा दिया और उसमें से एंड रिजल्ट क्या निकला इनकी कोचिंग का कि हमारे 75% बॉलर्स अनफिट हो गए। अब वहां से इन्होंने सडनली इनको सिफारिशें या क्या चीज मिल जाती है, अच्छा। ये आके लग जाते हैं हेड कोच और इस तरह के कोच। वहां पे भी इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जस्टिफाई नहीं करती, ना इन्होंने बच्चों के साथ कोचिंग की होती है, ना इन्होंने कोई सिस्टम चलाया होता है, ना इनकी क्वालिफिकेशन कोई इतनी बड़ी इनके पास डिग्रियां हैं कि ये उस क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरे। वो ये वहां पर आके मजबूर होते हैं कि जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी होती है वहां से 1-2 बंदे उन्होंने पक्के रखे हुए हैं, अच्छा। जिनका काम टीम के साथ ट्रैवल नहीं करना, यहाँ पे स्पोर्ट्स जो एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना है, कोचिंग प्रोग्राम चलाना होता है, क्योंकि ना ही असाइनमेंट बना सकते हैं, ना कुछ और काम कर सकते हैं लिखने पढ़ने वाला। ये उनको साथ रखते हैं, उनको टूर्स पे साथ ले जाते हैं और उनके मोहताज होते हैं। नंबर 1 तो ये चीज़ है। अच्छा। नंबर 2 ये चीज़ है कि इनको ये जो बेसिक आपकी जो आपने सवाल किया कि दूसरी टीम को देखकर आप प्रिपरेशन करें, यानी कि होस्ट टीम थी, अगर आपसे कॉम्बिनेशन आपसे पिच नहीं रीड हुई और आपको पता नहीं कि पिच का क्या बिहेवियर होगा, तो आप कम अज कम जो होस्ट टीम है उसको देखें कि उन्होंने महाराज को दोबारा लाया है, वो स्पिनर है, तो हम भी स्पिनर को इंक्लूड कर लें कि स्पिनर को ये पिच हेल्प करेगी। मगर क्यों इनकी हट दर्मी इसलिए वहां पे कायम रही है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान में जाने से पहले कि हम इसलिए स्पिनर साजिद खान को ड्रॉप किया है, जिससे इंग्लैंड के खिलाफ आपको सीरीज जितवाई है, 19 विकेटें ली थी, कि जो साउथ अफ्रीकन पिचेस हैं वो सीमर्स को सपोर्ट करती हैं, वहां पे स्पिनर की जगह नहीं है, इसलिए साजिद खान को ड्रॉप किया। अच्छा। खुद ये 15-16 बंदों की मैनेजमेंट लेकर वहां पर चले गए सैरें करने के लिए। जो असल बंदा था जिसे पाकिस्तान को कोई रिजल्ट देना था उसको यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब वहां पे ये हुआ कि आगे आ गई आपकी ये जो स्पिन बॉलर्स फ्रेंडली पिच आ गई केप टाउन की, वहां पे जो साउथ अफ्रीकन है उन्होंने तो खिला दिया उसका महाराज को, दूसरा उनके पास मार्करम है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। हमने जो हमारे पास वहां पे मौजूद था नवान अली, अपनी जिद की वजह से, अपने फैसले पर डटे रहने की वजह से, अपनी हट दर्मी की वजह से हमने उसको भी शामिल नहीं किया कि साउथ अफ्रीकन पिचेस सीमर्स को सपोर्ट करती हैं। आज का जो खेल है इसमें बैटिंग में आपको कहाँ क्या गलतियां नजर आई? जो कॉम्बिनेशन थे वो आपको लगा कि ठीक है? इसके अलावा एक रूल है कि बॉल अगर पुराना हो जाए तो उससे रन ज्यादा स्कोर करते हैं, बैट्समैन को बड़ा फर्क पड़ता है, फायदा होता है, तो उसका फायदा कोई नजर आ रहा है?
देखिए गलतियां ही गलतियां ना। एक ये चीज होती है कि 615 रन आपने करवाए, आप 2 दिन फील्ड में रहे हैं। जब आप 90 ओवर्स एक दिन फील्डिंग करते हैं, फिर अगले दिन आके दोबारा रात को आप नींद भी सही तरह नहीं आती है, आपके वेट टेयर होता रहता है मसल सिस्टम में, तो आप अगले दिन आके फिर 90 ओवर्स की फील्डिंग करते हैं। तो उसके बाद जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह कल उन्होंने हमें बैटिंग दी है एंड पे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आपके जो स्टेप्स हैं या कदम है या आपकी बॉडी है उसको पूरा करें। और इसी चीज का जो फायदा उठाया रबाडा ने, क्योंकि एज ए बॉलर मैं जानता हूं कि जब आप रबाडा ने 300 विकेटें ली हुई हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसको एग्जैक्टली नॉलेज है कि जब 2 दिन फील्डिंग करके एक बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आएगा तो उसको किस जगह पे मैंने बॉलिंग करनी है। उसने हमारे फुल पिच बॉलिंग की है, दोनों हमारे शान मसूद को और साउथ शकील को, और दोनों को उन्होंने एज देकर स्लिप में आउट कर दिया। तो ये चीजें होती हैं जो हमारे जो बॉलर हैं जो हमारे यहाँ शान वो बिल्कुल भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कप्तानी तो खतरे में है ही है, लेकिन उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी बड़ी बुरी है। देखिए इंडिविजुअल पे मैं तो इसलिए नहीं जाता कि इंडिविजुअल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आप हर फॉर्मेट खेलते जा रहे हैं, हर टीम के खिलाफ खेलते जा रहे हैं, हर स्ट्रॉन्ग वीक टीम के खिलाफ। आप जो नए आपके यंगस्टर बच्चे हैं उनको आप चांस देने को तैयार ही नहीं है, और फिर आप अपनी एवरेज बेहतर करते हैं। अब शान मसूद अगर इस इनिंग में परफॉर्म कर जाता तो पाकिस्तान को उसका क्या फायदा होगा? पाकिस्तान सीरीज तो ऑलरेडी हार चुका है। ये जस्टिफाई कर देगा कि अगर मैं ये 50, 60 या 100 रन करते हैं तो ये अगला मैच अपना पक्का कर लेंगे अगली सीरीज, और फिर जो बच्चे हैं उनका भी हक मारा जाएगा और पाकिस्तान को भी फायदा नहीं होगा। अगली सीरीज में पाकिस्तान फिर व्हाइट वॉश हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इनकी स्कोर की या इनके रन या इनकी एवरेज से क्या फर्क है जब पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें वेस्ट इंडीज से ऊपर। अगर ये टेस्ट मैच आ जाता तो पाकिस्तान 9वें नंबर पे वेस्ट इंडीज से भी नीचे चला जाएगा। तब्दीली की बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर फॉर्मेट के प्लेयर्स को अलग कर दिया जाए, या फिर ये हो कि हर फॉर्मेट जो है उसमें एक प्लेयर सिर्फ इतने मैच खेल सकता है और उसके बाद किसी नए बंदे को चांस दिया जाए, या कुछ इस तरह की तब्दीली हो सकती है? देखिए हो सकती है, मगर इस पे एक विजन के साथ, एक पॉलिसी के साथ, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बैठ के कुछ लोग लाने पड़ेंगे। ये नहीं कि जिस तरह हम यहाँ पे हमने पॉलिसी क्या बनाई है, वो 5 बंदे हैं बेरोजगार थे, उनको हमने मेंटोर बना के 7 टीमों के लगा दिया। अब मेंटोरशिप के लिए भी देखें कि आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको पता होना चाहिए कि एक मेंटोर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, और वो किस तरीके से वो बच्चों को गाइड कर सकता है। जब आप उस मोरालिटी पे ही पूरा नहीं उतरते मेंटोर की, तो आपको मेंटोर लगा दिया जाता है, तो फिर आप उस तरह की प्रोडक्शन दे नहीं सकते, फिर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते, एक विजन पे आप काम नहीं कर सकते। तो वो लोग इन्होंने बनाया जिनके खुद रिश्तेदार यहाँ पे ओब्लाइज हो रहे हैं, वो सारे के सारे मेंटोर हैं, तो वो आगे पाकिस्तान के बच्चे क्या पॉलिसी बनाएंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद नाजरीन हम बात करेंगे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी पर, इसके अलावा वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की। तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल हुआ है सियालकोट और पेशावर के दरमियान, और सियालकोट ने तीसरी बार अपने टाइटल का दिफा किया। जी रऊफ साहब, क्या समझते हैं? अच्छे प्लेयर्स डेफिनेटली इसमें से निकलेंगे, और वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान का जो साइड मैच होगा जिसमें पाकिस्तान शाहीन की टीम खेलेगी, क्या उसमें कुछ अच्छे प्लेयर्स को पिक किया जा सकता है और करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये एक बड़ी खुशगवार चीज़ ये है कि जो दोनों टीमें फाइनल खेली हैं, पेशावर की और सियालकोट की, ये छोटे शहरों की हैं, और छोटे शहरों में क्रिकेट फ्लॉरिश हो रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा इजारादारी रही है लाहौर की, कराची की और इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, मगर अब वहाँ से निकल के छोटे शहरों में इस तरह फैसलाबाद है, मुल्तान है, सियालकोट है, पेशावर है, वहाँ पे क्रिकेट जा रही है। और इस पर शुरू में तो बड़ा अच्छा पहले इनिंग खेली, 258 रन किया पेशावर ने, और उसके बाद जो 13 रन की इन्होंने अर्ली लीड भी ली है। उसमें जो आपके नियाज खान थे पेशावर के, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली हैं। अली रज़ा एक यंग फास्ट बॉलर अंडर 19 से आए हैं, उन्होंने पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। उन्होंने 159 पे इसको पेशावर को आउट किया, 7 विकेटें उन्होंने ली हैं, और उन्होंने इस पूरे मैच में 10 विकेटें ली। और मेरा ख्याल है कि पूरे अगर इस टूर्नामेंट की काज़म ट्रॉफी की फाइंड आप कह सकते हैं तो अली रज़ा को कह सकते हैं, जिन्होंने एक्सेप्शनल इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। एक तो ये सियालकोट को मुबारक हो कि वो फाइनल जीते हैं। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है कि पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो साइड मैच होगा पाकिस्तान शाहीन का, वो शाहीन पाकिस्तान की टीम इन्होंने अनाउंस कर दी है। अच्छा। मगर मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जिस तरह आप बात कर रही हैं कि हमारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं या डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, इनको कब इनको फ्लॉरिश किया जाएगा और इनको किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जिन्होंने परफॉर्म किया है इस जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है, इसमें अजान अवैस हैं, 845 रन उन्होंने किए हैं। उसके बाद एक माज सदाकत हैं पेशावर के, उन्होंने 645 रन किए हैं, 70+ उनका स्ट्राइक रेट है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को, उसके बाद जो नियाज खान है पेशावर के, जिन्होंने 39 विकेटें ली हैं इस पूरी काज़म ट्रॉफी के अंदर, फिर अली रज़ा है जिन्होंने फाइनल में 10 विकेटें ली हैं। और आप देखें
इन सिलेक्टर्स की आप काबिलियत देखें और इनका नॉलेज देखें कि इन चारों में से एक बंदा भी नहीं है पाकिस्तान शाहीन की टीम में। तो ये आप वैल्यू दे रहे हैं, ये आप अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज्जत दे रहे हैं और जिस तरह आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान शाहीन की टीम आपने सेलेक्ट की है तो पास्ट परफॉर्मेंस पे की है, जो पिछले सालों में परफॉर्मेंस होती रही है। इस पर बात करेंगे। अभी हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह ने ज्वाइन किया है। मोहित शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहित शाह साहब, आज का मैच आप देख ही रहे होंगे, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। पाकिस्तान की बैटिंग भी आपने देखी होगी, 194 पे ऑल आउट, फॉलोअप जारी है। आपको लगता है कि 615 का स्कोर चेस कर पाएंगे हम? देखेंगे, अब तो फॉलो आना हो गया और ये 615 का जो टारगेट है वो चेस नहीं करना, बल्कि इनिंग्स की डिफीट से बचना है। और इनिंग की डिफीट से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप इतना बड़ा एक टारगेट हो आपके पास, इतना बड़ा अपोनेंट्स ने स्कोर किया हो और फिर आपने फर्स्ट इनिंग में कुछ ना किया और फिर सेकंड इनिंग में ओवर 400 रन बनाने हो आपने, तो आस्क साउथ अफ्रीका बैट अगेन, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें, सच्ची बात है कि हमारी टेस्ट की जो पिछले अगर आप 1-1.5 साल में देखें तो कोई कंट्री, मतलब है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो बिल्कुल चली नहीं है, ना उनकी बैटिंग चली है, ना हमारे पास कोई मैच विनर बॉलर है कि जो हमें इम्पैक्ट बॉलर है, जो हमें कुछ करके दे सके, कुछ विकेट्स लेके दे सके, इंपॉर्टेंट जगह पे विकेट्स लेके दे सके। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं। T20 में भी कर रहे हैं और हम टेस्ट क्रिकेट में भी कर रहे हैं। सिर्फ हमने 2 मैच जो हमने जीते और पाकिस्तान में खेल के जीते, वो भी खड़ा विकेट बना के जीती। स्पिनर्स के लिए इतना ज्यादा वो साजगार हमने माहौल दिया कि वो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ होना था इस तरह का। बाकी हम अब पूरा आप अवे सीरीज देखें तो हम बुरी तरह आ रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, हम फिर जाके आप देखें और तो और हम बांग्लादेश के अगेंस्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान में जब हमने कोशिश की कि थोड़ी सी ऐसी विकेट्स बनाई जाएं जिसमें थोड़ा ग्रास हो और शायद थोड़ा बहुत पिंडी की पिच जो फास्ट बॉलर को हेल्प करे, फिर हम साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट में क्रिकेट में हमारी कोई ना, पहले बड़े अच्छी हम एक पोजीशन में आ गए थे फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन वो भी हम उसको भी फिनिश ना कर सके। फिर अब तो इस टेस्ट में तो हम बहुत देखें बुरी हालत में है। और मुझे याद पड़ता है, मैंने वो टेस्ट कवर भी किया था केप टाउन में 2003 में, जब पाकिस्तान को उस वक्त भी पाकिस्तान को इसी तरह फॉलो ऑन हुआ था। बड़े बड़े उस वक्त नाम थे, लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो बड़ी जबरदस्त टीम थी और उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। ये वक्त आज की जो साउथ अफ्रीका की टीम है, इसको मैं तो कहता हूँ इससे सीरीज जीती जा सकती थी। जिस तरह हमने वनडे की सीरीज जीती, यहाँ भी हम सीरीज जीत सकते थे। लेकिन हमारी बॉलिंग जो है, मैं अब जरूर कहूंगा कि हमारी बॉलिंग में कोई मतलब मैच विनर, अब वो चीज जो हम पुराने जमाने में देखते थे, फिर लास्ट में जब यासर शाह भी आए एज ए स्पिनर, फिर उससे पहले हमारे सारे ऐसे बॉलर थे जो मैच विनर हो सकते थे और होते रहे और उन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताते रहे। लेकिन अब वो तरीका है कि इस वक्त जो हालत है पाकिस्तान की, जी मैच विनर की, पाकिस्तान शदीद उसको मिस कर रहा है। 2 बड़े अच्छे बॉलर थे हमारे, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, वो उनको इंटरेस्ट नहीं है या उनको मुझे समझ नहीं आती सिलेक्टर ने उन्होंने उनको क्यों रेस्ट दिया हुआ है। और वो रेस्ट यहाँ से नहीं है, वो रेस्ट जो है वेस्ट अपना इंग्लैंड की जो होम सीरीज थी। हाँ जी, शाहीन शाह तो बांग्लादेश की सीरीज में जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये सीरीज में रेस्ट किया। अच्छा मोहित शाह साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि साइम अयूब हमारे पास है नहीं, बैटिंग की बात करें तो बाबर और रिजवान भी आज कुछ अच्छा काम नहीं कर सके। अभी आपने कहा कि हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका सलूशन क्या है? इस स्ट्रगल से बाहर कैसे निकला जाएगा? देखें जी, कोई क्विक फिक्स होता नहीं है। जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो आपको बहुत लंबी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, अपना बैकअप तैयार करना पड़ता है, अपने ऐसे लोग, ऐसे प्लेयर तैयार करने पड़ते हैं कि जो स्पेशलिस्ट हो टेस्ट के। लेकिन टेस्ट का स्पेशलिस्ट बनना एक, मैं नहीं समझता कि ये फौरन आप बन सकते हैं। आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाएं ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो परफॉर्म कर सके। वो हमारे मुल्क में नहीं होता। हमारे मुल्क में जो ऊपर के कोई शायद हमारा पूल जो होता है वो बार बार खेलता है, लगातार खेलता है, शफल करते हैं तो उनकी बारी दोबारा आ जाती है। बड़ी मुश्किल से किसी नए ऐसे परफॉर्मर को चांस मिलता है जो कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए।
सही। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीका में अब तक जो हमने 2 मैचेस जीते ना, उसमें शोएब अख्तर साहब थे तो हमने वो 2 मैचेस जीते। अब इस बार शान की कैलकुलेशन टोटल खराब हुई, तो क्या कहेंगे उस पर? शान की कप्तानी के हवाले से परफॉर्मेंस आज हमारे सामने है। देखें जी, मैं अक्सर इनको देखता हूं कि ये गिला कर रहे होते हैं जी, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चला, हमारा फलाना नहीं चला। देखिए, कप्तान जो होता है, ही शुड बी इन अ पोजीशन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, टू लीड बाय एग्जांपल। आपको खुद दिखाना पड़ता है कि भाई इस तरह बैटिंग करो जिस तरह मैं कर रहा हूं, इस तरह बॉलिंग करो, अगर बॉलर है तो इस तरह बॉलिंग करो जिस तरह मैं बॉलिंग कर रहा हूं। तो फिर वो आपसे आपको कॉपी करते हैं या आपको फॉलो करते हैं या आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन यहाँ शान की पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप चले जाएं, कोई बैट्समैन भी 39 टेस्ट नहीं ला विद एन एवरेज ऑफ लेस देन 30। आप इनकी 29 एवरेज है, 39 टेस्ट ये खेल चुके हैं, बड़े लकी हैं। मैं तो कहता हूँ एज अ बैट्समैन बड़े लकी हैं, कितना लॉन्गर रन इनको मिला इस एवरेज के साथ। तो वो अपनी परफॉर्मेंस में हो तो फिर आप दूसरे पे गिला नहीं कर सकते। और देखें, आपके जो अच्छे से अच्छा प्लेयर है वो भी किसी वक्त उसकी फॉर्म नहीं लगती। जिस तरह चले आजकल बाबर आजम की वो फॉर्म नहीं है जो बाबर आजम के लिए मशहूर थे, लेकिन उसके उनको बैक सपोर्ट करने के लिए तो और होना चाहिए ना जी। आपके फ्रंट पे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, कहीं ना कहीं से जिनकी फॉर्म नहीं अच्छी है या वो फॉर्म चला सकते हैं, उनको साथ आना पड़ता है। सही। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, हम कायद आज़म ट्रॉफी पे बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की भी सीरीज़ आने वाली है, उसमें क्या समझते हैं? साइम अयूब तो डेफिनेटली नहीं होंगे या मुश्किल होंगे, तो क्या कर पाएंगे हम? किस तरह इन मैचेस को देखते हैं? देखें, बड़ा वो टफ हो गया क्योंकि पाकिस्तान के लिए साइम के अलावा अब्दुल्ला शफीक थे जो पाकिस्तान से ओपन कर रहे थे और पाकिस्तान को पिछले 4 साल से रिटेन कर रहा था और उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा हैवी इन्वेस्ट किया, मगर पिछले 1 साल से उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट रही और कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। फिर दूसरे जो उनके साथ एक और ओपनर है फ़खर जमान है, उनके कोई इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जिसकी वजह से उनको साइडलाइन किया हुआ और अभी तक वो पाकिस्तान टीम में नहीं आए। अब देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी आपका बड़ा मेगा इवेंट है, उसमें अगर आपके पास साइम अयूब भी नहीं होंगे, फिर आपने फ़खर जमान को पिछले 1 साल से साइडलाइन किया हुआ, वो भी टीम में नहीं है, फिर अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद आप इमामुल हक को वापस ला रहे हैं क्योंकि लास्ट जो उनकी परफॉर्मेंस थी 2023 के वर्ल्ड कप में, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर हुए थे। साउथ अफ्रीका में के खिलाफ मैच से पहले उनको बाहर किया गया था, फ़खर जमान को इन किया गया था जिसमें उन्होंने एक बड़ा स्कोर कर दिया था। अब एक कंप्लीट एक मेरा ख्याल है कि डिजास्टर है पाकिस्तान की बैटिंग में, क्योंकि जिनको आपने उनकी रिप्लेसमेंट पे रखा हुआ उनको आप साथ लेकर ही नहीं चल रहे, तो और फिर सडनली उनको इंटरनेशनल इवेंट में शामिल करना पड़ेगा। जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, और ये भी बात करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। बैक गरूर का सर नीचा। नाजरीन, ये मुहावरा आजकल कहीं अगर सच बैठ रहा है तो वो है इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि इंडियन और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ सीरीज 3-1 से जीती, इंडिया को हराया, बल्कि आगे जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया। रऊफ साहब, उन्होंने ना सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया बल्कि इंडिया की बड़े अच्छे से धुलाई भी की। और दूसरी खबर ये भी आई कि इंडिया की जो टीम है उसके अंदर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल कि लड़ाई झगड़े इतने नहीं है, क्योंकि जब आप हारना शुरू हो जाते हैं तो फिर इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। असल में इंडिया का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड और इंडिया की होम सीरीज से, और उस पर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि बड़ा आसानी से जो इंडियन टीम है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगी, मगर वहाँ पे जो इंडिया है वो न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गया। और उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती की है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के पास बुमराह, सिराज बेहतरीन बॉलर है, मगर इन्होंने स्पिन बॉलर पर रिलाई किया। और जबकि जो न्यूजीलैंड की टीम थी उनके पास स्टेनियर थे और उसके बाद दूसरे जो एजाज पटेल थे, उन्होंने बड़े इंडियन टीम को वहाँ पे आउट क्लास करके रख दिया और वाइट वॉश किया। फिर इंडिया एक बिल्कुल डाउन मोराल के साथ वो ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने टूर किया और वहाँ पे उनको 4 मैचेस जीतने ज़रूरी थे 5 में से, अगर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना था। उसमें जो इनकी इब्तिदा हुई थी पर्थ में, वो तो बहुत ही शानदार थी, जब जिस मैच में रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं खेले और उसमें जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दी। मगर उसके बाद फिर जब रोहित शर्मा वापस आए, मेरा ख्याल है कि जब आप एक इतनी बड़ी टीम को, और वो के ग्राउंड में जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की टीम है, लड़ाई झगड़े भी तो चल रहे थे।
वो उनके साथ दूसरा देखिए, विराट कोहली का देखिए वो जिस तरह का उसका रिकॉर्ड है और जिस तरह का उनका गेस्टर है, जितना उनका बड़ा नाम है, उनको एक यंगस्टर के साथ ऑस्ट्रेलियन जो कि 19 साल उनकी एज है और जो जस्ट अपना डेब्यू कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह डील नहीं करना चाहिए था और उसकी वजह से फिर उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर कन्वर्ट हुआ और फिर तमाशाइयों में भी बात पहुंची, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो बच्चा था उसको, और इस तरीके से फिर वो जो उनका जो डाउनफॉल बिल्कुल नीचे से नीचे, क्योंकि जो उनकी अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई क्रिकेट से, वो दूसरे इश्यूज पर चली गई और उनकी बैटिंग में भी फिर डाउनफॉल आना शुरू हो गया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राउफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, क्रिकेट पर मजीद भी तज्जिए तबसरे करेंगे लेकिन अगले हफ्ते, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।